हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि there are 14 principles of management developed by Henry Fayol. First one is division of work. Second, authority and responsibility. Third, discipline. Fourth principle, unity of command. Fifth, unity of direction. Sixth, subordination of individual interest to general interest. Seventh principle, remuneration to employees. Eighth, centralization and decentralization. Ninth principle is scalar chain. 10th, order. 11th, equity. 12th, stability of personnel. 13, principle number 13 given by Henry Fayol, initiative. And 14, spirit de corps. यहाँ ध्यान देना है कि ये 14 प्रिंसिपल्स जो है वो फेयोल ने बताया है। तो इसमें एक हम डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में, डिवीज़न ऑफ वर्क। अब हम सेकंड के बारे में बात करेंगे। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें ये जो है ध्यान देना है, ये जो बोर्ड लेटर में लिखा है इसको आपको याद रखना है। According to this principle, there should be proper balance between authority and responsibility. किसी भी मैनेजर को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसके लिए अथॉरिटी ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीन्स अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर सके। क्योंकि अगर उसको अथॉरिटी नहीं है, मीन्स अथॉरिटी मीन्स राइट टू ऑर्डर, डिसीजन मेकिंग पावर, ऑर्डर देने का पावर अगर नहीं रहेगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने फुलफिल नहीं कर पाएगा। या अगर अथॉरिटी ज़्यादा है तो मिसयूज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है अथॉरिटी कम है तो वो अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बैलेंस का होना ज़रूरी है, किसके बीच? अथॉरिटी के बीच, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यहाँ अथॉरिटी का मीनिंग है राइट टू गिव ऑर्डर और राइट टू पावर टू टेक डिसीजन। किसको ऑर्डर देता है? सबऑर्डिनेट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। तो जो हायर लेवल का होता है मैनेजर वो सुपीरियर होता है, और जो लोअर लेवल उससे जस्ट नीचे का होता है वो होता है सबऑर्डिनेट। सुपीरियर ऑर्डर देते हैं और सबऑर्डिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ऑर्डर का ये मीनिंग हो गया, अथॉरिटी का मीनिंग हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ड्यूटी विच सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन। जो भी पर्सन है, जो भी मैनेजर है, अगर किसी पोजीशन पे उसको अपॉइंट किया जाता है, किसी पोस्ट पे उसको अपॉइंट किया जाता है, तो क्या क्या ड्यूटीज उसको करनी पड़ेंगी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगेन वही बात है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, मीन्स वही बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी हम बोल सकते हैं, पैरिटी मीन्स इक्वलिटी। तो पैरिटी बोले हम, बैलेंस बोल सकते हैं हम। किस में होना चाहिए बैलेंस या पैरिटी? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि इससे क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया जा सकता है। अगर अथॉरिटी रहेगा सफिशिएंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं। बिना अथॉरिटी के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते, और अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगा तो मिसयूज हो जाएगा। इसलिए बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। एग्जाम्पल है, if a foreman is given responsibility to produce 50 units per day
अगर एक फोरमैन है, उस फोरमैन आप जानते हो किस में आता है, लोअर लेवल में आता है, ऑपरेशनल लेवल में आता है। अब फोरमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि किसी कोई प्रोडक्ट है उसका 50 यूनिट्स पर डे उसको प्रोडक्शन करना है, तो उसके पास ये अथॉरिटी भी होना चाहिए कि जिससे वो टारगेट को अचीव कर सके। अगर उसको अथॉरिटी ही नहीं है, जैसे 50 यूनिट्स पर डे उसको प्रोडक्शन कराना है, देना है, वर्कर से करा के देना है, तो उसके पास ये पावर होना चाहिए कि वर्कर को वो ऑर्डर दे सके। वर्कर अगर बात नहीं मानता है, डिसिप्लिन को अगर वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दे सके। रॉ मटेरियल उसको लेने का राइट होगा, इशू कराने का, उसके साइन से रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, स्टोर से उसके नाम पे मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसको अथॉरिटी ही नहीं देंगे और तो वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, फिर उसको ब्लेम नहीं कर सकते। इसका एडवांटेज क्या है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या, बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो इसका एडवांटेज है इट प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैरिटी होगी, बैलेंस होगा, तो अथॉरिटी का मिस यूज नहीं होगा। और क्या फ़ायदा है इस प्रिंसिपल का, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का? इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम किसी को अथॉरिटी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑब्वियसली देंगे, अगर बैलेंस होगा तभी हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। बोलेंगे भाई आपने ये काम नहीं हुआ, आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, इसलिए आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तभी जब बैलेंस होगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब इस प्रिंसिपल को अगर हम वायलेट करते हैं तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, मीन्स उसका रिजल्ट क्या होगा कि इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड्स अथॉरिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो फिर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सबऑर्डिनेट और फोरमैन, मैनेजर जो भी हो। और अगर अथॉरिटी ज़्यादा है तो उसका मिसयूज करेगा। ये हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल जो फेवल ने बताया है। और थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बारे में हम देखते हैं। डिसिप्लिन refers to obedience of rules and regulations। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम सिस्टमेटिक चले, तो उसका ओबीडियंस हो रूल रेगुलेशन का, यही डिसिप्लिन है। तो फेवल ने बताया कि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। रूल्स जो भी हैं वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। जैसे एक लोअर लेवल का मैनेजर है जो उसके लिए डिसिप्लिन वायलेट करने का पनिशमेंट होना चाहिए, वही एक हायर लेवल के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। और अगर रूल कोई वायलेट करता है तो पेनल्टी भी अगर हम करते हैं, पेनल्टी पनिशमेंट, तो वो भी सबके लिए सेम होना चाहिए। और डिसिप्लिन हम जानते हैं कि डिसिप्लिन कितना मस्ट है और हर लेवल पे चाहिए डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सिस्टमेटिक नहीं चल सकता, ऑपरेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है, इफ़ अ मैनेजर हैज एग्रीड टू गिव इंक्रीमेंट इन सैलरी टू एम्प्लॉइज इन लिeu ऑफ ओवर टाइम वर्कड बाय देम, मीन्स अगर एक मैनेजर है वो एग्री हुआ है कि एम्प्लॉई को इंक्रीमेंट देगा, अगर वो ओवर टाइम वर्क करता है कोई एम्प्लॉई तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी देनी है। तो ये एम्प्लॉइज़ को क्या है कि डिसिप्लिन होना चाहिए जिससे वर्क अच्छे से करे। ऐसा ही नहीं कि ओवर टाइम करेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी तो हम किसी तरह लापरवाही से इधर उधर काम कर दें, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉई एफिशिएंटली काम करते हैं तो मैनेजर की ये ड्यूटी बन जाती है कि अपने प्रॉमिस को वो पूरा करे। इसका डिसिप्लिन का एडवांटेज, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो क्या एडवांटेज होंगे, फ़ायदे क्या होंगे? अब बिजनेस जो होगा वो सिस्टमेटिक और स्मूथली चलता रहेगा और मैनेजमेंट और एम्प्लॉई के बीच अच्छे रिलेशन होंगे। अगर इसको हम वायलेट करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, मीन्स डिसिप्लिन के लिए हम क्या करेंगे, किसी के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके लिए रूल सबके लिए इक्वल होना चाहिए।
तो अगर ये हम नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे डिसिप्लिन का प्रिंसिपल, तो एम्प्लॉय जो होंगे वो डिसओबे करेंगे, रूल रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे भाई हम गलती करते तो आप हमको बोलते हो, वो XYZ उसने किया, उसको आपने नहीं पनिश किया। तो ऐसे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो सब कुछ भी बिल्कुल डिस्टरबेंस हो जाएगा। और क्या प्रॉब्लम होगा अगर हम डिसिप्लिन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं? तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं रहेगा, रिलेशन ख़राब हो जाएगा। अगर रिलेशन ख़राब हो गया एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बीच, तो फिर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक से ऑपरेट नहीं कर सकता, और गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। तो ये प्रिंसिपल हमने कौन कौन पढ़ा? सेकेंड पढ़ा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पढ़ा डिसिप्लिन, एंड अब फोर्थ की हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच, ये जो बोल्ड में लिखा रहता है ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, किसी भी प्रिंसिपल में जो बताती है, बोर्ड लेटर में जो लिखा है ये। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। एक कोई सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट मीन्स एक जो एम्प्लॉई है, जो मैनेजर है किसी के अंडर में, जो लोअर लेवल पे है, इमीडिएट लोअर, जैसे कि टॉप लेवल के लिए सबऑर्डिनेट कौन है? मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल के लिए सबऑर्डिनेट कौन है? लोअर लेवल। तो एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर आना चाहिए, और एक ही सुपीरियर के लिए उसको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। अगर एक सबऑर्डिनेट को 2 जगह से ऑर्डर आते हैं, 3 जगह से ऑर्डर आते हैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो वो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, वो काम अच्छे से नहीं कर सकेगा। तो मीन्स डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। डुअल सबऑर्डिनेशन मीन्स क्या? सबऑर्डिनेट तो एक है और उसको ऑर्डर 2 जगह से आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में आते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो अपने सेल एग्जीक्यूटिव को बोलता है कि आप 10% डिस्काउंट दे सकते हो कस्टमर को। लेकिन फाइनेंस मैनेजर कहता है नहीं, आप 5% ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। तो आप क्या करेगा? सेल्स एग्जीक्यूटिव तो कंफ्यूज हो जाएगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या है? सबऑर्डिनेट है, और ये क्या है? सुपीरियर है। ये भी सुपीरियर है, बस डिपार्टमेंट अलग है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन ये तो लोअर पोस्ट पे है, ये मार्केटिंग से मैनेजर से भी लोअर पोस्ट पे है, फाइनेंस मैनेजर से भी लोअर पोस्ट पे है। तो इस सेल्स एग्जीक्यूटिव को प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो मार्केटिंग मैनेजर की बात अगर माने तो डिस्काउंट ज़्यादा देगा और सेल बढ़ेगी। लेकिन फाइनेंस मैनेजर कहता है कि नहीं, 5% ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना है, तो फिर वो सेल नहीं कर पाएगा। तो मार्केटिंग मैनेजर से इसको सुनना पड़ेगा, सेल कम हुआ तो। और अगर वो अलाउ कर देता है तो फाइनेंस मैनेजर बोलेगा नहीं भाई, आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया, एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया, रेवेन्यू घट गया, हम क्या करें, पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये कितना डिस्काउंट अलाउ करना चाहिए, ये मार्केटिंग मैनेजर को ये चाहिए कि और जो हेड है सबसे बात करके फिर सेल एग्जीक्यूटिव को, मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, जिससे कि इसको जो ऑर्डर आए, और पहली बात तो सेल एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर एक ही जगह से आना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर से। तो अगर इधर से भी ऑर्डर आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा, तो फिर ये कन्फ्यूज हो जाएगा और कभी काम नहीं कर सकता। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर कहता है अपने वर्कर से कि भाई आप प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप इतना जल्दी मत करो जिससे क्वालिटी ख़राब हो जाए। लेकिन सेल्स मैनेजर कहता है भाई हमको ने ऑर्डर लिया है, कस्टमर को फटाफट कर दो, हमको सप्लाई करना है, कस्टमर नहीं, कस्टमर नाराज़ हो जाएगा। तो जो प्रोडक्शन करने वाले वर्कर हैं वो क्या करेंगे? तो परेशान हो जाएंगे। अगर वो जल्दी करते हैं तो क्वालिटी ख़राब होगी, तो फिर उनको प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा भाई ऐसा क्यों कर दिए।
और अगर वो धीरे धीरे करते हैं तो सप्लाई नहीं दे पाएंगे, जो सेल्स मैनेजर कह रहा है कि नहीं इतना क्वांटिटी हमको चाहिए, तो वहाँ से प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर आना चाहिए जिससे कि वो काम को अच्छे से कर सके। ये है कौन सा प्रिंसिपल था ये, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मीन्स वन, कमांड मीन्स ऑर्डर, तो सिंगल पर्सन से कमांड आना चाहिए। तो ये है, इसका एडवांटेज क्या है अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर एक ही जगह से ऑर्डर आएगा तो सबऑर्डिनेट जो होगा वो आराम से काम करेगा, उसके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं, हाँ भाई हमारे बॉस ने ऐसा बोला हम ऐसा करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि भाई ऐसा बोला गया था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब दो से ऑर्डर आएगा तो कैसे फिक्स करोगे आप, वो बोलेगा नहीं भाई फलाने साहब ने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया था, हम क्या करें। लेकिन अगर एक जगह से ऑर्डर आएगा तो ऐसा वो बहाने नहीं बना पाएगा। और क्या फ़ायदा होगा, बेटर परफॉर्मेंस एज सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। तो एक सुपीरियर से ऑर्डर आएगा तो उसका परफॉर्मेंस बेटर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा माइंड में। और वायलेट करेंगे इस प्रिंसिपल को तो क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं फॉलो करते हैं, मतलब दो जगह से ऑर्डर आता है, तीन जगह से ऑर्डर आता है एक पर्सन को, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, कन्फ्यूजन होगा उसके माइंड में और ऑर्डर ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा, और किसकी बात माने, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं फिक्स कर पाए, नहीं तुम जिम्मेदार हो, तुम क्यों नहीं किया, ऐसा कैसे बोलेंगे, वो तो बोलेगा आपने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला था, हम क्या करें, कैसे करें, कन्फ्यूजन हो गया। तो इस तरह से हमने आज 3 प्रिंसिपल पढ़े फेओल के, एक पहले ही पढ़ चुके थे, तो टोटल 4 हो गए, 14 में से 4 हो गए, और बाकी के हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।